हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। और आज मैं गुरुत्वाकर्षण का चौथा वीडियो है यह उस चैप्टर से। और आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो सूत्र बनाऊंगा, जो सूत्र उत्पन्न होते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम से, उस पर आधारित न्यूमेरिकल भी एग्जाम्पल में बताऊंगा। तो इसलिए आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि रेलवे की परीक्षाओं में और अन्य परीक्षाओं में जहाँ से विज्ञान में प्रश्न बनते हैं, उन परीक्षाओं में अब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो अगर आप न्यूमेरिकल बेहतर रूप से जानते हैं, आप बना पाएंगे, तो आप बेहतर नंबर प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन को समझते हैं कि गुरुत्व के अधीन मुक्त पतन क्या होता है। ठीक है, सपोज करते हैं यह पृथ्वी है। पृथ्वी का केंद्र गुरुत्वीय केंद्र होता है। किसी वस्तु को, मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, तो पृथ्वी जो है इस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, अर्थात इस सतह की ओर यह ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर आएगा। कोई भी वस्तु कहाँ? पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, तो ये जो नीचे की ओर गति होती है इसकी, ठीक, वह इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होती है। इसके नीचे की ओर जो गति है वह किसके कारण उत्पन्न होती है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। अर्थात गुरुत्व बल इस वस्तु पर नीचे की ओर लगने वाला एक बल होता है, जिसका यह वस्तु नीचे की ओर आती है। ठीक है, और जब यह इस पर बल लगेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ यह बात कि जब इस वस्तु पर नीचे की ओर बल लगेगा तो बल लगने से त्वरण उत्पन्न होगा। तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? त्वरण। अर्थात इस पर जब बल लगेगा तो इसमें त्वरण उत्पन्न होगा, और उस त्वरण को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। उस त्वरण को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। और उस त्वरण का मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो जब गुरुत्वीय त्वरण के कारण कोई वस्तु पृथ्वी की सतह की ओर बिना किसी प्रतिरोध के, बिना किसी रुकावट के नीचे की ओर गिरेगी, तो हम उसे कहेंगे मुक्त पतन। क्या कहेंगे? मुक्त पतन। यह मुक्त पतन ऊपर की ओर भी हो सकता है, नीचे की ओर भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मुक्त पतन को समझ चुके हैं। और मुक्त पतन हमेशा गुरुत्व के अधीन होता है। क्या होता है? गुरुत्व के अधीन। उस पर गुरुत्व बल कार्य करता है। जैसे यहाँ पर एक चीज समझिए आप कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, ठीक, तो हम अपने द्वारा जो बल लगाते हैं उसको ऊपर की ओर फेंकने के लिए, उसके कारण उसमें एक तरह का त्वरण उत्पन्न होता है। उसमें जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसमें वेग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो वह ऊपर की ओर जाता है। लेकिन आप सोचिए कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो अगर हम इसको ऊपर की ओर फेंकेंगे तो धीरे धीरे हर जगह पर, यहाँ पर अगर ये वस्तु है तो यहाँ भी पृथ्वी अपनी ओर इसको खींच रहा है। हमने ऊपर की ओर फेंका है, लेकिन पृथ्वी इसको किधर खींच रही है? नीचे की ओर ना। फिर और आगे जाता है, यह वस्तु यहाँ चला जाता है, फिर भी यह ऊपर की ओर तो जा रहा है, लेकिन पृथ्वी फिर भी इसको कहाँ खींच रही है? नीचे की ओर। तो पृथ्वी इस पर नीचे की ओर बल लगा रही है, और इस पर हमने बल लगाया है, फेंका है ऊपर, इस कारण यह ऊपर की ओर जा रहा है। तो जैसे जैसे यह ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसकी गति क्या होगी? घटती जाएगी। क्यों घटती जाएगी? क्योंकि हमने तो इसको ऊपर की ओर फेंक दिया है। ठीक है, एक बार हमने उस पर बल लगा दिया, लेकिन पृथ्वी हर समय इस पर क्या कर रहा है? नीचे की ओर बल लगा रहा है। तो ये जैसे कि आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर खींचिए या फेंकिए, और किसी धागे से आप नीचे की ओर खींच रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा? ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, धीरे धीरे इसकी गति क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। तो वही चीज यहाँ होता है गुरुत्वीय त्वरण के कारण। किसके कारण? गुरुत्वीय त्वरण के कारण, कि जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, बस यही पॉइंट नोट करना है कि जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो धीरे धीरे उसका वेग क्या होता है? घटता है। और जब कोई वस्तु नीचे की ओर आने लगती है, गुरुत्व केंद्र की ओर या पृथ्वी की सतह की ओर आती है, तो उसका धीरे धीरे वेग क्या होता है? बढ़ता रहता है। ऊपर जाने पर वेग घटता रहता है, जबकि नीचे आने पर वेग क्या होता है? बढ़ता रहता है। ठीक है, क्यों नीचे आने पर बढ़ता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल इसको अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। जैसे यहाँ से नीचे गिरा तो यहाँ से यहाँ आया, फिर भी तो गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींच रहा है। यहाँ से यहाँ आया, फिर भी गुरुत्वाकर्षण बल इसको अपनी ओर खींच रहा है। तो जितना नजदीक आता जा रहा है उतना ही यह बल लगा करके इसको अपनी ओर खींचते जा रहा है। और उस पर जो नीचे की ओर बल लग रहा है उससे उसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो बार बार उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, उस पर बल लग रहा है नीचे की ओर, अतः नीचे की ओर आने पर उसका वेग धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और ऊपर की ओर जाने वाली वस्तु का वेग धीरे धीरे क्या होगा? घटते जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम समझने के बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने
कुछ समीकरण लिखे हैं, ठीक है। और याद रखिए इस समीकरण से सबसे ज्यादा प्रश्न ग्रुप डी में पूछे गए इस बार। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन वेग समय समीकरण है, निम्नलिखित में से कौन वेग समय समीकरण है। इन सूत्रों को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से इसका रिलेशन है, और मैं नए नए सूत्र बनाऊंगा गुरुत्वाकर्षण के अधीन मुक्त पतन पर। गुरुत्वाकर्षण के मुक्त पतन पर कुछ सूत्र बनते हैं, उस सूत्र पर न्यूमेरिकल बनते हैं, और वो सूत्र आते कहाँ से, तो यहीं से उत्पन्न होंगे। हम देखेंगे, अब उसको समझेंगे कैसे बनेंगे। तो वेग समय समीकरण क्या है, तो v बराबर u प्लस ए टी। विस्थापन समय समीकरण क्या है, तो विस्थापन मतलब क्या, न्यूनतम दूरी, किसी दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वेग विस्थापन क्या है, तो यहाँ पर वेग v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों समीकरण को आप क्या करेंगे कि याद कर लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सीधे तौर पर पूछा जाता है और बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने इसको नोट कर दिया है। चलिए अब आगे हम देखते हैं इन चीजों में कि किस तरह से हम नए नए सूत्रों को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जो सूत्र बनाएंगे उसमें सबसे पहला होगा, हम इसको समझते हैं पहले, सूत्र बनेंगे आगे। देखिए अगर किसी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, किसी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे, ठीक, तो उसके वेग के बारे में, उसके समय के बारे में क्या परिणाम निकलेंगे। तो देखिए यहाँ पर सूत्र है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v बराबर अर्थात वेग बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। ये अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग, a त्वरण है और t क्या है, समय है। इसको हम लिख देते हैं पहले। यहाँ देखिए यहाँ पर जो v है वो अंतिम वेग है, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, हर चीज समझाया जाएगा। u क्या है, प्रारंभिक वेग, और t क्या होता है, समय, सभी जानते हैं। और a क्या है, त्वरण है। उसके बाद s क्या है, विस्थापन है, क्या है, विस्थापन। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो अगर हम इस सूत्र को गुरुत्व के अधीन ले आए, इस सूत्र को किसके अधीन लेकर के आते हैं, हम गुरुत्व के अधीन लेकर के आते हैं, ठीक है। इसके नाम पानी। चलिए तो देखते हैं, अगर हम क्या करें कि इस सूत्र को हम इस तरह से ले आए कि कोई वस्तु नीचे की ओर आ रही है, ठीक, मान लेते हैं यहाँ कोई वस्तु है और यह नीचे की ओर आ रही है, कहाँ रही है, नीचे की ओर। तो इसका यहाँ पर वेग क्या होगा, यहाँ पर इसका वेग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वेग होगा प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग को किससे सूचित कर रहे हैं, u से। तो यहाँ पर इसका वेग u है, ठीक है, प्रारंभिक वेग। यहाँ से यहाँ तक आया तो यहाँ पर इसका वेग क्या है, v है, अंतिम वेग। यहाँ पर वेग क्या होगा, v, अंतिम वेग, ठीक है। तो इस तरह से, और समय, यहाँ से यहाँ आने में जो समय लग रहा है वो क्या है, t। लेकिन इस पर जो त्वरण लगा, नीचे की ओर आने में वस्तु में त्वरण उत्पन्न हुआ, तो हाँ हुआ, और वह त्वरण क्या था, तो वह त्वरण था गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण को किससे सूचित करते हैं, स्मॉल जी से, किससे, स्मॉल जी से, ठीक है। तो जब हम गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से सूचित करते हैं तो यहाँ पर a के जगह पर क्या हो जाएगा, स्मॉल जी, ठीक है। तो ये सूत्र बनता है कि v बराबर u प्लस जी टी, v बराबर u प्लस जी टी। अब जहां भी इस सूत्र में दो तरह की गतियां हम देखेंगे, एक ऊपर की ओर गति, एक ऊपर की ओर गति देखेंगे, और एक देखेंगे हम नीचे की ओर गति। ऊपर की ओर गति और नीचे की ओर गति से अलग अलग तरह के सूत्र बनते हैं। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जब नीचे की ओर वस्तु आ रहा होगा, जब वस्तु नीचे की ओर आ रहा होगा तो g धनात्मक है, g क्या है, धनात्मक, क्योंकि नीचे की ओर आ रहा है, गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे की ओर लग रहा है। गुरुत्वीय त्वरण के कारण इसकी गति किस दिशा में है, नीचे की ओर, तो गुरुत्वीय त्वरण धनात्मक है, प्लस में। लेकिन जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो बल किधर लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल किधर लग रहा है, नीचे की ओर लगता है ना, नीचे की ओर बल लगता है, केंद्र की ओर बल लगता है।
त्वरण किस दिशा में, नीचे की दिशा में है, लेकिन गति किस दिशा में, ऊपर की दिशा में। तो यहाँ पर जी जो होगा किस चीज में होगा, माइनस में। तो इस तरह से नीचे की ओर आने वाली वस्तुओं के लिए अलग सूत्र बनते हैं, ऊपर की ओर जाने वाले वस्तुओं के लिए अलग सूत्र बनते हैं। लेकिन अगर आप इस चीज को ध्यान में रख ले कि वस्तु अगर नीचे की ओर आ रही है तो जी प्लस में रहेगा, तो नीचे की ओर आने के लिए सूत्र क्या हो जाएंगे, यहाँ एस वाला सूत्र हो जाएगा इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये सूत्र क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। यहाँ ये सभी जी किसमें है, प्लस में। लेकिन जब ऊपर की ओर गति हो, वस्तु की गति किस दिशा में हो, ऊपर की ओर गति हो दिशा में, जब ऊपर की ओर दिशा में गति जा रही, मतलब गति कर रहा हो वस्तु, तब जो उस पर गुरुत्वीय त्वरण होगा वह क्या होगा, माइनस में, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लग रहा है और वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है, तो बल के विपरीत दिशा में कार्य हो रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर माइनस में, तो सूत्र फिर बदल जाएगा। यहाँ जब ऊपर की ओर कोई वस्तु जा रही है तो सभी जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जी माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो इस सूत्र को भी आप लिख जाइएगा, बस सूत्र लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इस सूत्र को आप लिख ले कि जहां पर हम गुरुत्वीय त्वरण जी का उपयोग कर रहे थे, जहां पर हम गुरुत्वीय त्वरण जी का उपयोग कर रहे थे, वहां जी का त्वरण के लिए गुरुत्वीय त्वरण जी, और ऊंचाई यहाँ जब इस दिशा में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, दूरी। लेकिन जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो ये क्या है, ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई। तो यहाँ पर इसको हम क्या ले लेंगे, एस के जगह पर एच ले लेंगे। तो ये जो हमारे लिए तीन सूत्र हैं, ठीक, ये काफी इंपोर्टेंट सूत्र हैं, ठीक है। चलिए, ये तीन सूत्र इसी तीन सूत्र से बने हैं और एकदम सिर्फ चर्चा वाला तीन सूत्र है, ठीक। तो इसको तो रट ही जाइएगा, याद कर लीजिए आप क्लियर वे में। अगर आपको ये सूत्र याद है तो इसको याद करना कठिन नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, आप उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर जो कि हमको देखना है। देखिए, ग्रुप डी में या एनटीपीसी में बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं कि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया है, किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया है, और मान लेते हैं कि यू वेग से फेंका गया है, अंतिम वेग v है, और जाने में जो त्वरण था वो g है, जो कि निगेटिव है, क्योंकि ऊपर की ओर वस्तु जा रही है और गुरुत्व बल किधर लग रहा है, नीचे की ओर। तो बल के विपरीत दिशा में गति हो रही है ना, गुरुत्व बल किस दिशा में लगता है, हमेशा केंद्र की ओर, सतह की ओर, जबकि वस्तु जा किधर रही है, ऊपर की ओर। तो यहाँ g क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं हम कि उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा। तो हमारे पास ये तीन चीजें हैं, ये कहां से रिलेट करती है, तो इस सूत्र से, v बराबर u प्लस जी टी, जबकि ऊपर की ओर वस्तु माइनस में, तो माइनस जी टी, ठीक है। अब देखिए, यहां से आपको ये सूत्र न याद करके एक छोटा सा सूत्र याद करना होगा, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करने के लिए। क्या मतलब देखना होगा, तो यहाँ देखिए कि जब हम यहाँ किसी वस्तु को यहाँ से फेंकेंगे तो प्रारंभिक वेग क्या होगा, u, जो कि हमारे पास होगा, ठीक है। और अंतिम वेग क्या होगा, तो जब आप जान रहे हैं कि जब वस्तु सबसे ऊपरी ऊंचाई प्राप्त कर लेती है, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करती है, उसके बाद वस्तु रुक जाती है। जैसे इसको अगर हम फेंकेंगे तो ये जाएगी धीरे धीरे, इसकी गति धीरे धीरे कम होती जाएगी, ऊपर जाने पर धीरे धीरे गति क्या होती है, घटती है, और फिर एक जगह जाकर के रुकेगी, फिर नीचे आएगी। तो वो जो रुकी जहां पर जाकर के, वहां पर वह क्या है, इसका अंतिम बिंदु या महत्तम ऊंचाई है। तो वह जो महत्तम ऊंचाई है वह क्या है, v, जो कि वहां, और उसका वेग क्या होगा, वहां पर ऊंचाई पर वेग क्या होगा, तो v हो जाएगा क्या, 0 मीटर पर सेकेंड। तो v के जगह पर हम 0 रखते हैं, u माइनस जी टी, तो क्या होगा, ये जी टी किस में है, माइनस में, इसको इधर रखेंगे तो जी टी प्लस में आ गया, और u इधर, और t बराबर u बटा g। ये भी बना आपके पास सूत्र कि महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में जो लगा समय है वह सीधे इससे ज्ञात हो जाएगा u बटा g से, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक वस्तु है, उसको 4 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया, कितने वेग से, 4 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है, तो महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लेगी, तो सीधा आप निकालिए, यहाँ पर प्रारंभिक वेग डालिए और बटा में g का मान जो दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में लिख देगा। अगर 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो ले लीजिए, या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सर्वमान्य है।
ना। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहे कि कितना लेना है तो आप ये ले सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए ये सूत्र हो गया। तो इससे रिलेटेड अभी हम एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है। चलिए हम नोट करते हैं न्यूमेरिकल। अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन ले लिया है कि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया है, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय क्या होगा, और जी की वैल्यू कितना लेना हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम सीधे इस सूत्र से निकाल सकते हैं उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लगा समय बराबर सूत्र क्या है, क्या बना है, जी बराबर यू बटा टी। तो यहाँ पर यू कितना दिया हुआ है, मतलब प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है 14 मीटर पर सेकेंड, और जी का मान कितना लेना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इससे स्क्वायर से ये सेकेंड और ये खत्म, बच जाएगा हमारे पास, इससे भाग देंगे तो 1.4 सेकेंड आंसर, ठीक है। तो आप सीधे इस सूत्र से निकाल सकते हैं कि उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में जो समय लगेगा वह u बटा जी के बराबर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की ओर, महत्तम ऊंचाई। क्या है, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने में लगा समय। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर हम देख रहे हैं महत्तम ऊंचाई, तो इसको हम देखेंगे वेग के स्थापन समीकरण से, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g h, और यहाँ पर g किसमें, माइनस में, क्योंकि वस्तु की दिशा किस तरफ है, ऊपर की ओर। अब देखिए यहाँ v स्क्वायर, तो यहाँ पर v कितना है 0, तो v की जगह पर हम 0 का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। अब आगे h निकालना है हमको, तो इसको इधर लाएंगे तो किस चीज में आ जाएगा, ये प्लस में, तो 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर, और h बराबर यू स्क्वायर बटा 2g, यू स्क्वायर बटा 2g। तो ये हो गया हमारा एक सूत्र बना कि कोई वस्तु, किसी वस्तु को जब हम ऊपर की ओर फेंकेंगे, ठीक, तो वह कितनी ऊंचाई तक जाएगा। यहाँ पर हमको प्रारंभिक वेग पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन होता है कि अगर किसी वस्तु को हम 15 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक, तो वह कितनी ऊंचाई तक जाएगा, तो उसको आप इस सूत्र से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस पर हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। अब देखिए मैंने एक अलग क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे प्रश्न कहता है किसी वस्तु को 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए, वह कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा। यहाँ पर हम ऊंचाई डायरेक्टली निकालते हैं, तो यहाँ पर आपको ये सूत्र दिया गया है, प्रूव किया गया है, आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं कि यू स्क्वायर, तो यू क्या है हमारा प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग क्या है 50 मीटर पर सेकेंड, जबकि v तो 0 है, ये तो इसका तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं, हमको केवल ऊंचाई देखना है। तो देखिए v स्क्वायर कितना होता है 50 का स्क्वायर 2500, और मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और 2g क्या है 2g, तो 2 गुने कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कैंसिल 125 मीटर, स्क्वायर से खत्म मीटर, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया 125 मीटर। तो यह वस्तु कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा, तो 125 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ऊंचाई ज्ञात करने वाले ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। तो चलिए अब हम अगला पॉइंट लेते हैं, जो कि होगा ऊपर जाकर नीचे आने में लगा कुल समय, ऊपर जाकर नीचे आने में लगा कुल समय, ठीक है। अब देखेंगे कि ऊपर जाने में और नीचे आने में लगा कुल समय देखना है हमको, ठीक है। तो समीकरण हम लेते हैं, यहां पर t है, तो चलिए s जो कि h के रूप में होगा, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जो कि यहाँ किस चीज में होगा माइनस में, क्योंकि ऊपर जा रहा है वस्तु, ठीक है। तो कोई वस्तु मान लेते हैं कि हम किसी वस्तु को ऊपर भेज रहे हैं और वो u है, प्रारंभिक वेग क्या है u, ठीक है, और फिर नीचे आ रहा है वस्तु, फिर कहाँ आ रहा है वस्तु नीचे भी आ रहा है। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर कोई वस्तु यहां से गया है और फिर यहीं चला आया, तो ये जाने वाला बिंदु
और फिर वापस आने वाला बिंदु, मतलब कि प्रारंभिक बिंदु ए और अंतिम बिंदु भी ए, ठीक है। तो विस्थापन क्या होगा, 0। विस्थापन क्या होगा, 0। तो विस्थापन ही तो एस है, एस क्या है, विस्थापन। तो यहाँ पर एच क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एच क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद हम लेते हैं यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसको क्या कर सकते हैं हम, ये किसमें है, माइनस में, इसको इधर भेज सकते हैं तो प्लस में। तो चलिए 1/2 जी टी स्क्वायर इक्वल टू यू टी, ठीक है। अब चलिए टी स्क्वायर इधर क्या है, टी स्क्वायर है, काटा जा सकता है, कट सकता है। चलिए अब क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू, यहाँ पर ये बटा में है 2, उधर जाएगा तो गुना में, तो हो गया 2u, u का 2 से गुना करेंगे, और g चला इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 2u/g, ये सूत्र बन रहा है हमारे पास किसके लिए, तो ऊपर जाकर नीचे आने में लगा समय। तो इससे क्या क्वेश्चन बनता है कि मान लेते हैं कि किसी वस्तु को हम 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। अब यह ऊपर कुछ दूर गया और फिर नीचे आ गया, तो बताइए ऊपर जाकर आने में कितना समय लगा, ऊपर जाकर आने में कितना समय लगा। तो आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं कि यहाँ पर प्रारंभिक वेग u कितना है, तो 10। तो चलिए इसे कर सकते हैं हम कि 10 2 गुने 10 मीटर पर सेकेंड, और g का मान ले लेते हैं हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए स्क्वायर से सेकेंड खत्म, मीटर से मीटर खत्म, 10 से 10 खत्म, आगे हमारे पास 2 सेकेंड, कितना आ गया, 2 सेकेंड। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा, 2 सेकेंड हो जाएगा, मतलब कि इसको जाने और आने में कितना समय लगा, 2 सेकेंड लगा। तो ऐसे आधारित प्रश्न भी बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप इसको इन सूत्रों से आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं, एक और पॉइंट लेते हैं, इसको मिटाते हैं। चौथा पॉइंट होगा हमारा उच्चतम बिंदु से नीचे आने में लगा समय, ठीक है। अब आपने देखा है, सबसे पहले मैंने बताया कि नीचे से ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, उसको t1 मान लेते हैं या t मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगा, ऊपर तक जाने में तो t समय लगा, ठीक है। जा करके फिर आने में कितना समय लग रहा है, तो मान लेते हैं t' समय लगा। तो जा करके आने में जो समय लगता है और एक ऊपर जाने में जो समय लगता है, अगर दोनों तरफ के समय से एक तरफ का समय घटा देते हैं तो नीचे आने का समय क्या हो जाएगा, हमको ज्ञात हो जाएगा। तो उच्चतम बिंदु से नीचे आने में लगा समय बराबर क्या कर सकते हैं हम, तो समय बराबर हम कह सकते हैं कि t' माइनस t, और t' क्या निकला था, 2u/g, 2u/g, और t क्या निकला था, u/g, u/g। अगर इसको आप घटाइएगा तो क्या निकलेगा, फिर u/g ही निकलेगा ना, u/g निकलेगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ऊपर जाने में लगा समय और वहां से फिर नीचे आने में लगा समय, दोनों क्या होता है, बराबर होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इस पॉइंट को फिर से आप समझ सकते हैं कि ऊपर जाने में लगा समय बराबर नीचे आने में लगा समय। तो इस प्रकार से मैंने कई प्रकार के जो भी न्यूमेरिकल बन रहे थे इस चैप्टर से उसको कवर किया है। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें द्रव्यमान, भार में अंतर, द्रव्यमान और भार से संबंधित प्रश्न, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, या किसी वस्तु का भार में परिवर्तन कैसे आता है, भार में परिवर्तन आता है द्रव्यमान में क्यों नहीं आता है, इन सब बातों पर चर्चा अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद।